फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, लेकिन वो हाइप वाला बटन दबा दो यार। तुम्हारी वजह से मेरे चैनल के ऊपर रीच आ सकती है। एनीवेज, स्टोरी के स्टार्टिंग में दो बंदे स्पार कर रहे होते हैं। तो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसके सामने वाले बंदे के ऊपर एक फिस्ट से अटैक करता है। वो बंदा कहता है, ओए ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और सुहोंग, मुझे ये मत बता कि तेरी डायमंड फिस्ट फिर से इम्प्रूव हो गई है या तू सब क्लैरिटी पे पहुंच गया है। सुहोंग कहता है, अरे 2 दिन पहले ही मैं उस पर पहुंच चुका हूँ। तो इस दुनिया में जितने भी मार्शल आर्ट्स रेल्म्स हैं उसमें सब क्लियरली एक लेवल है। और जो भी मार्शल आर्ट्स मास्टरी होती है वो 5 लेवल्स में डिवाइड की गई होती है। सबसे पहले एंट्री, फिर प्रोपेंसी, फिर सब क्लियरली, फिर आता है ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट एंड एट द एंड परफेक्शन। वो बंदा कहता है, अरे एकदम बढ़िया यार। और हमारी क्लास में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि डायमंड फिस्ट को इस लेवल पे लेके गया हो। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, अरे अगर तेरा रेस्ट करके हो गया होगा तो जल्दी से यार ट्रेनिंग करनी है। ये सुन के उस बंदे का मुंह तो पूरा बन जाता है। वो बंदा चिढ़ते हुए कहता है, अबे तू ट्रेनिंग मेनियाक हर वक्त इस ग्राउंड से चिपका हुआ रहता है, मैं जा रहा हूँ अब घर। जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो बंदा वहां से जाते हुए अपने टीचर को बाय कहता है। जिस पर उसका टीचर भी उससे कहता है कि अपने कपड़े अच्छे से रख ले भाई, फिर जाना। फिर अपने सुहंग से कहता है, तो फाइनली सुहंग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम मार्शल आर्ट डिवीजन को अप्लाई नहीं करने वाले हो? तो फिर तुमने रजिस्ट्रेशन फी जो कि 30,000 युआन है उसे पेड क्यों नहीं किया? और हाँ, जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले मंडे को बंद हो जाएगा। सुअंग कहता है, टीचर, क्या आप मुझे कुछ और दिन नहीं देने वाले थे? वो टीचर कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत स्ट्रगल कर रही है, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जो रूल्स है वो रूल्स ही हैं। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, वो टीचर वहां से चला गया और यहाँ पर सोहंग अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा है। वो अभी भी अपने मन में उन्हीं 30,000 युआन के बारे में सोच रहा है। और जब सोहम छोटा था ना, 3 साल का, तब उसके जो पेरेंट्स थे वो फिरोशियस बीस्ट के डिजास्टर में मारे गए। फिर वो उसके अंकल और आंटी जो कि उसकी फैमिली है उनके साथ रहने लगा। और जब उन्होंने सुना कि उसके पास मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है तब उन्होंने पूरी तरह से उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल, ये जो एरा है जहाँ पर फिरोशियस बीस्ट्स रहते हैं, यहाँ पर मार्शल आर्ट्स एक ऐसा जरिया है जिससे हम बहुत ज्यादा अर्निंग कमा सकते हैं। और वो इसी वजह से इतना हार्ड ट्रेन करता है ताकि उसके जो अंकल और आंटी है वो अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन अब वो उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा ही हार्ड बना रहा है। ऐसा ही कुछ टाइम बीत गया और वहां पर रात हो गई। सोहंग अपने घर पे पहुंच गया। वो डोर के इस साइड से उसके अंकल और आंटी की बातें सुनता है, जहां पर वो कह रहे थे, हमें अब रेंट भी देना पड़ेगा। आखिर हमारे पास कितने ज्यादा पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं। आंटी कहती है, अरे रेंट वाला तो वेट कर लेगा, हमें सबसे पहले हॉन्ग की रजिस्ट्रेशन फी भरनी होगी, क्योंकि हॉन्ग का टैलेंट बहुत ज्यादा ही ग्रेट है। वो जरूर से कुछ ना कुछ बन पाएगा, तो हम हमारे बच्चे को होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं। आंटी कहती है, फिर जो मैं मेरी मेडिसिन है वो मैं रोक लूंगी, क्योंकि वो अब काम भी नहीं कर रही हैं, जिससे हम और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। जिस पर वो अंकल कहते हैं, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगा, तुम बस घर पे बैठ के आराम करो और किसी भी बात की चिंता मत लो। उनकी ऐसी सारी बातें सुनकर किसी के भी आंख से आंसू आ जाए, वैसा ही सोहंग भी फील कर पा रहा है। फिर वो अपने इमोशंस को थोड़ा झटकता है और घर का दरवाजा खोल देता है। फिर अंकल और आंटी से कहता है कि मैं घर आ गया। आंटी कहती है, तुम फिर से इतनी देर रात तक प्रैक्टिस करते रहे, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे। पर सोहम कहता है, आंटी इसे मुझे करने दीजिए। वो जो अंकल के ऊपर पट्टियां लगा रही है ना, उसके बारे में वो बात कर रहा है। इस पर आंटी कहती है, अरे ये छोटी छोटी चीजें मैं कर लूंगी, तुम बस जाओ अपने रूम में और आराम करो, ताकि कल के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी आ सके। जिस पर उसके अंकल भी कहते हैं कि हाँ, तुम अपनी आंटी की सुनो और जाके रेस्ट कर लो। अब कुछ टाइम बाद सुहांग अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। वो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन ही मन कहता है, अंकल और आंटी, आपको इतनी सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल कर लूंगा। एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के लिए कुछ ही दिनों में हज़ारों रुपये कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो जगह है। फिर हमें इसी के बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। देन हमें एक अरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट बातें कर रही होती है। यह अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब है। वहां पर होस्ट बताती है कि आज हमारे यहाँ पर मिस्टर मेनेटर आए हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारा सुहोंग है। इस अरेना में अगर वो लगातार 4 बार जीतता है तो वो 60,000 युआन को क्लेम कर पाएगा। भीड़ बातें कर रही होती है, आखिर ये कौन है, क्या ये न्यू भी है, इसे कभी भी यहाँ पर देखा नहीं, लगता है कि वो यहाँ पर मरने आया है। होस्ट उसे टैप करते हुए कहती है, ओए बच्चे, जरा क्राउड को हाई फाइव कर दो जरा, और तुम लोग भी मुझे कर दो यार। सोहम कहता है, क्या मैं हाई फाइव करूं? वो होस्ट कहती है, अरे अपोनेंट को प्रोवोक करो यार, ये न्यू भी ना सर में दर्द होते हैं ना। मिस्टर मिनिएटर कहता है, अरे ओके समझ गया। फिर वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है, ओए मैं इनविंसिबल हूँ, मेरे सामने जीत कर दिखाओ, और तुम कमजोर हो, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे हार के दिखाओ।
उसकी ऐसी स्पीच सुन के वो होस्ट भी हैरान रह जाती है। क्राउड कह रही होती है, अबे ये न्यूबी तो इंसेन है, इसे पता नहीं लेकिन ये अगले ही मिनट मरने वाला है। सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, मिनी ऑटर को मार दो। वो होस्ट कहती है, तो चलो फिर मैच को शुरू करते हैं। सोहंग अपने मन में कहता है, ये कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में जो किलिंग इंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ही इंसेन है। पर ये इकलौता रास्ता है मुझे अच्छे से स्क्रैप से ट्यूशन लेने का, और मैं ये होप करूंगा कि मेरी डायमंड फिस्ट बिल्कुल भी लैक ना करे। देन उसके सामने उसका अपोनेंट आ जाता है, जो उससे कहता है, ओए तुम कमीने, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सोहंग मन में कहता है, इसकी मोमेंटम तो काफ़ी अच्छी है लेकिन जो उसका लोअर स्टांस है वो काफ़ी शेकी है। ये काफ़ी इजी लग रहा है। बट वो अपोनेंट उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है और उससे कहता है, आखिर तुम किसके सपने देख रहे हो। लेकिन सुहोंग भी अपना पंच रेडी कर देता है और सीधा उसके ठुड्डी के ऊपर मार देता है, जिससे वो काफ़ी दूर घिसटते हुए जाके गिर जाता है। देन वहां पर सुहोंग अपना हाथ ऊपर करके कहता है, अब अगला कौन है। और होस्ट भी ये ऐलान कर देती है कि मिनिएटर जीत गया है। पब्लिक भी चिल्ला रही होती है, कहती है बैड एस। देन उसके सामने उसका दूसरा अपोनेंट आ जाता है, जो उससे कहता है, तुम काफी लकी हो लेकिन मेरे सामने तुम्हारा लक खत्म हो गया। सोहंग पलट के उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, इसके पास थोड़े बहुत स्किल्स तो लग रहे हैं, डायमंड फिस्ट को इसके ऊपर टेस्ट करना परफेक्ट रहेगा। उसका जो अपोनेंट था वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बदले में हमारा मिनिएटर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के पंचेस आपस में क्लैश हो गए, जिसकी वजह से वहां पर एक शॉक वेव जनरेट हुई। वो बंदा अपने मन में कहता है, डैम, इसकी फिस्ट विन काफी स्ट्रांग है लेकिन उसके पंच मेरे से वीकर हैं। पर वो कुछ और सोच पाता इससे पहले ही सोहंग उसके ऊपर एक और पंच मार देता है, जो कि सीधा उसके मुंह पे लगता है। सोहंग अपने मन में कहता है, उसके अपर बॉडी का ओवर कमिटेड वेस्ट काफी वाइड है, जिससे वो फ्लो के साथ ओपन होता है। देन अगेन वो उसके ऊपर किक से अटैक करता है, वो सीधा पीछे जाके लगता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। वो कहता है, अगला कौन है। होस्ट कहती है, मिनी ऑटर लगातार 2 बार जीत गया है। उसकी वो जीत एक आदमी वहां से देख रहा होता है। वो आदमी कहता है, सिर्फ क्यूशू मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि ये एवरेज डिसाइपल से काफी ऊपर है। ये बच्चा कोई भी मजाक नहीं है। देन हमारा मिनी ऑर्डर एक और राउंड जीत जाता है। वो आदमी कहता है, ये एलाइट नहीं है लेकिन सॉलिड है, ये मैचेस को थ्रो करने के लिए परफेक्ट है। पीछे से एक आदमी कहता है, टीचर, मैं उसे रिक्रूट कर लूंगा। वो आदमी कहता है, ये याद रखना तुम एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हो, ये किसी को भी मत दिखाना। यहाँ पर सोहंग अपने मन में कह रहा होता है, लगता है मेरी सबप्लेटली डायमंड फिस्ट इन रेगुलर डिसाइबल्स के ऊपर काफी ज्यादा है। अब बस एक और जीत और मैं 60,000 यॉन जीत जाऊंगा। तभी जो क्राउड होती है वो चिल्लाने लगती है, व्हाइट फॉक्स, व्हाइट फॉक्स। क्या वो भी उसे चैलेंज करने वाला है। ये काफी इंसेन है। और क्या वो कौसी नहीं है, एक कौसे एक डिसाइपल के ऊपर। ये बिल्कुल ही चीट है। सोहंग अपने मन में कह रहा होता है, कौसी, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं सकता हूँ। व्हाइट फॉक्स भी एक स्माइल देता है और उससे कहता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और मुझे मेरी लिमिट्स अच्छे से पता है। होस्ट अनाउंस करती है, गार्ड चैलेंज, ये फाइनल राउंड है जो कि अब शुरू होता है। ये कहते ही दोनों लोग अपने ऊपर झपट पड़ते हैं। सोहंग अपने मन में कहता है, मेरा रेल्म लोअर है इसलिए सब कुछ फर्स्ट फिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। दोनों के अटैक्स आपस में क्लैश होते हैं। सोहंग अपने मन में कहता है, जरा एक सेकेंड, ये पावर, ये कौसी नहीं है। उसके चेहरे के ऊपर से पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है, ये रियल मार्शल आर्टिस्ट है जो कि पर्पसली अपनी की और ब्लड को होल्ड बैक कर रहा है। व्हाइट फॉक्स कहता है, अब इसे इनहेल करो, जिससे सोहंग पीछे हो जाता है और वो व्हाइट फॉक्स उसके ऊपर कई सारे फिस्ट से अटैक करता है। यह उसका रशिंग थंडर फिस्ट अटैक होता है। सोहंग की हालत काफी खराब हो गई है। वो अपने मन ही मन कहता है, इसकी पावर टेरिफाइंग है, क्या यही रियल मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ होती है। पब्लिक भी काफी हैरान होती है। वो कहती है, ये ट्रिपल रेनिंग थंडर फिस्ट है। कई लोग तो खुश भी होते हैं। वो उसके ऊपर कई सारे फिस्ट्स करता है, जैसे कि सुहंग बस ब्लॉक ही कर रहा होता है। वो उससे कहता है, तुम सिर्फ डिफेंड कर पा रहे हो, मुझे दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। उन अटैक्स को ब्लॉक करते हुए सोहंग अपने मन ही मन कहता है, मुझे थोड़ी देर तक इसे सहना पड़ेगा और चांस मिलता ही काउंटर अटैक करना होगा। पर वो कुछ और सोच पाता इससे पहले एक फिस्ट सीधा उसके चेहरे के ऊपर आ जाती है और अगले ही सेकंड उसे लग भी जाती है। वो घिसटते हुए पीछे चला जाता है। वो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस लूज करने लगता है। व्हाइट फॉक्स उसके ऊपर पैर रख के कहता है, भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मैच का जो प्राइज है वो तुझे नहीं मिलने वाला है, लेकिन मेरे टीचर तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं ताकि तुम हमें ज्वाइन करो और हमारी तरफ से फाइट्स लड़ो, और ये जो प्राइज है वो भी तुम्हें पे किया जाएगा अगर तुम हाँ बोल दो। मगर सोहम कहता है, मैं तुम्हारे ऐसे गंदे कामों में कभी भी साथ नहीं दूंगा, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ, भाड़ में जाओ। व्हाइट फॉक्स कहता है, इसके बारे में एक और बार सोच, तो रिफ्यूजिंग हैंडल नहीं कर पाएगा। सोहम कहता है,
ऐसे काम करके तुम अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहते हो? व्हाइट फॉक्स कहता है, तो फिर अब कोई भी डील नहीं होगी। उसके ऊपर लात मारते हुए कहता है, अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और तुम अब अपने सपने में मार्शल आर्टिस्ट बनना। तभी सुहोंग को कुछ होने लगता है। वो उसके उस किक को डॉज कर देता है, जैसे कि व्हाइट फॉक्स भी काफी हैरान रह गया। उसके शरीर से काफी ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो कहता है, मैं यहाँ पर फेल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता। यही बात वो दोहरा रहा होता है। व्हाइट फॉक्स अपने मन में कहता है, मेरे रशिंग थंडर फिस्ट से हिट होने के बाद भी वो खड़ा है, आखिर कैसे? यहाँ पर सुहाग अपने मन में कह रहा होता है, मैं मार्शल आर्टिस्ट बन के ही रहूंगा। वो अपने अंकल आंटी को याद करते हुए कहता है, मुझे उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी है। मैं यहाँ पर नहीं हार सकता। मैं यहाँ पर अंकल और आंटी के सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। पर क्या मैं मार्शल आर्टिस्ट के कोड को अबैंडन कर रहा हूँ? नहीं, ये भविष्य नहीं है। तब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है। तो फिर आखिर तुम तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे फेथ के लिए कौन से प्राइस पे करोगे? अब सुहांग कहता है, सब कुछ। सिस्टम दोबारा कहती है, क्या तुम उस प्राइस को पे करने की विल रखते हो? जिस पर सुहांग हाँ करता है। देन वो अगले ही सीन में एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है। उसके सामने एक शैडो पड़ी हुई होती है, जो कि सच में काफी टेरिफाइंग लग रही है। वो कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है? वो जो भी बीइंग, जो भी एंटिटी होती है, वो उससे कहती है, तुम, मैं तुम्हें ये चांस दूंगा। देन वो एनर्जी में कन्वर्ट होके सुहोंग के पास आता है और एक सिस्टम का फॉर्म ले लेता है। उस सिस्टम में सुहोंग की सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसकी वाइटलिटी 85, स्पिरिट 23, फिजिक मार्शल बॉडी जो कि 3% पे है, वगैरह वगैरह। उसे एक मिशन भी मिला होता है, वे ऑफ द अरेना। उसके पास जितनी भी मार्शल स्किल्स होती है वो भी दिख रही होती है। सुहोंग कहता है, ये चीज़ मुझे डिस्प्ले की तरह लग रही है और इस पे मेरे सारे एट्रीब्यूट्स हैं। क्या ये कोई टच स्क्रीन है? देन वो उस मिशन वाले बटन पे क्लिक करता है, जिससे कि उसे वहां पर मिशन दिख जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे पावर हाउस बनने के रास्ते में कई सारे कांटे आएंगे, तो तुम्हारे मार्शल आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर वो यहाँ पर अपनी स्किल्स को पॉलिश करके बाहर जो उसका वेट कर रहा है, यानी कि व्हाइट फॉक्स, उसे जाके हराए। उसे ऑब्जेक्टिव भी दिया गया होता है कि उसकी जितनी भी स्किल्स है उसे उनको माइक्रो लेवल पे लाना होगा। ये सब कुछ मैं तुम लोगों को शॉर्ट में समझा रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और मिशन रिवॉर्ड, एक्चुअली ये बिगनर्स गाइड है, ना कि रिवॉर्ड। सोहम कहता है, क्या बिगिनर्स गाइड? पीछे ही उसका क्लोन अपीयर हो रहा होता है। उसके ऊपर एक फिस्ट आती है, बट वो उसे डॉज कर देता है और अपने मन ही मन कहता है, ये मेरा क्लोन है और वो वज्रा फिस्ट को यूज कर रहा है। और ये मेरे वज्रा फिस्ट से और भी ज्यादा सबटाइल है, जैसे कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होता है। और अगर ऐसा रोल मॉडल मेरे सामने हो तो आखिर मैं ऐसा चांस मिस क्यों करूं? वो फिर से उसके क्लोन को डॉज करता है, लेकिन उसका जो क्लोन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड साइड में घुमा देता है। सोहंग अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे लिए डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? पर वो क्लोन उसे घुमाने के बाद उसके रिप्स पे अटैक करता है, जिससे कि सोहंग पीछे हो गया। देन उसके सामने सिस्टम आया जिसमें लिखा था, वज्रा फिस्ट की माइक्रो लेवल की प्रोसेस जो है वो 10% बढ़ गई है। और जितना उसे याद है ये पहले 7% पे थी, यानी कि वो काफी कम टाइम में इम्प्रूव हो गया। यानी कि वो डेफिनेटली इस सिस्टम की वजह से उसके स्किल्स को काफी अच्छे से इम्प्रूव कर पाएगा और बहुत ही जल्दी से। वो दोबारा से एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं और ऐसे ही लड़ने लगते हैं। उसकी जो प्रोग्रेस लेवल थी वो भी बढ़ने लगती है। वो देखते ही देखते 23 पे आ गए। वो यहीं पर नहीं रुकते, वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। फिर देखते ही देखते वो 59 पे आ गई। ऐसा ही देखते देखते सिर्फ उसकी वज्रा फिस्ट नहीं बल्कि फ्लोटिंग लाइट पाम भी 100% पे आ गया। उसे इन दोनों के नोटिफिकेशंस भी आते हैं। देन वो अपने क्लोन के ऊपर एक अटैक लैंड करता है, जिससे वो क्लोन वहीं पर गायब हो गया। और फिर वो हंसने लगता है और कहता है, थैंक्स अ लॉट। देन उसका जो सिस्टम था वो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है और उससे कहता है कि उसका जो यहाँ का मिशन था वो भी कंप्लीट हो गया है, तो क्या वो अब अरेना में जाना चाहेगा? अगर वो वहां पर जाना चाहता है तो वो अग्री करे, जिसके ऊपर वो अग्री बोलता है। देन अगले ही सीन में वो व्हाइट फॉक्स के सामने खड़ा होता है। व्हाइट फॉक्स उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम मिस्ट्रियस एक्ट कर रहे हो? तो फिर ये लो। व्हाइट फॉक्स ने जो अटैक सोहंग के ऊपर किया होता है उसका नाम है थंडर रश फिस्ट। बट सोहंग उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और उससे कहता है कि वो काफी स्लो है, और उसके चेहरे के ऊपर एक फिस्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका जो मास्क था वो भी टूट गया। मास्क टूटने के बाद वो अपने सामने सिर्फ सोहंग को देख पाता है। पूरी पब्लिक हक्का बक्का रह गई, किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो जो व्हाइट फॉक्स था वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो गया और सोहंग उसके ऊपर खड़ा था। वो होस्ट से कहता है, मैं चौथी मैच भी जीत गया हूँ, तो अगर तुम मेरा प्राइस कब देने वाली हो? होस्ट पहले तो कंफ्यूज रहती है। मैं मिनी ऑर्डर को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी क्योंकि उसने 60,000 यौन को जीत लिया है। वो आदमी भी ये सब कुछ देख रहा होता है
वो कहता है वज्रा फिस्ट को मास्टर करना। मार्शल अप्रेंटिस भी पॉसिबली वज्रा फिस्ट को कल्टीवेट कर पाता है, मतलब मास्टर कर पाता है, और कई सारे मार्शल आर्टिस्ट ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर वो उसके आदमियों को उसे इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है और उसे फॉलो करने का भी, ताकि वो उसके असली आइडेंटिटी जान सके। अब ऐसा ही बहुत ज्यादा टाइम बीत गया। सोहंग अपने घर के रास्ते पे चल रहा होता है, तभी उसे सेंस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये उसी पर्सन के आदमी थे जो कि उसका पीछा कर रहे हैं, पर सोहंग वहां से गायब हो गया, जिससे वो लोग ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए। उनमें से एक बंदा कहता है आखिर वो कहाँ चला गया। दूसरा वाला कहता है बॉस ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हमें कुछ भी करके उसकी आइडेंटिटी जाननी है। पर सुहांग वहां पर दीवारों से लटका हुआ होता है। वो कहता है तो ये लोग मुझे ट्रैक कर रहे हैं। देन 1 घंटे के बाद हमें सुहांग के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सुहांग के अंकल और आंटी इतना सारा पैसा देख के काफी शॉक होते हैं। अंकल कहते हैं ओए लिटिल होंग, क्या तुमने कोई बैंक रॉबर की है? आखिर तुमने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया? सोहंग कहता है क्या मैं डोजो में स्पारिंग पार्टनर के तौर पर काम नहीं कर रहा था? और जो डोजो के मास्टर थे उन्हें लगा कि मैं बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करने का डिसाइड कर लिया। अंकल कहते हैं क्या तुमने पहले ये नहीं कहा था कि वो डोजो काफी स्ट्रिंजी है? सोहंग कहता है अंकल आंटी, क्या आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? जिससे अंकल और आंटी कहते हैं हाँ उसने सही कहा, हमारा होंग गलत चीजें बिल्कुल भी नहीं करेगा। आंटी कहती है हमारा लिटिल होंग काफी प्रॉमिसिंग फिगर है। ऐसा ही थोड़ा टाइम बीत गया। सोहंग यहाँ पर उसके छत पे आ गया। वो अपने मन में सोचता है मैंने मार्शल आर्ट एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी को सॉल्व कर लिया, और रेंट भी, और जो आंटी के मेडिकल एक्सपेंसेस थे उनके बारे में भी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। देन वो राहत से वहां पर हंसता है। देन वो सिस्टम की तरफ देख के कहता है मैं वहां पर काफी ट्रबल में फंस जाता, और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा इस सिस्टम का करना चाहता हूँ। लेकिन उसे उस सिस्टम में मार्शल आर्ट स्किल्स के अलावा जो स्टैट्स थे वो चेंज नजर नहीं आ रहे हैं। तब उसे मार्शल वैल्यू भी दिखती है जो कि 67 है। वो कहता है मार्शल वैल्यू, आखिर ये क्या है और किसके लिए यूज होता है? तब उसे नोटिफिकेशन में दिखता है कि हायर लेवल के अपोनेंट को हराने के बाद उसे 67 मार्शल वैल्यू पॉइंट्स मिले हैं, और इन मार्शल वैल्यू पॉइंट से वो वाइटलिटी और मार्शल स्किल्स को इंक्रीज कर सकता है। तब वो सिस्टम उसे यूज करने के लिए कहता है। सोहंग भी कहता है हाँ चलो इसे यूज करके देखते हैं। ऐसा ही इंक्रीज करते करते उसकी जो वाइटलिटी थी वो 90 पे पहुंच गई, जो देख वो काफी हैरान रह गया। उसके बॉडी के अंदर से एक्सट्रीम ऑरा बाहर रिलीज हुआ, और वाइटलिटी लेवल 90 पे पहुंचने की वजह से वो कौसी मार्शल आर्टिस्ट के लेवल पे पहुंच गया। देन उसके पास जितने भी मार्शल वैल्यू थे वो सारे वाइटलिटी में ऐड कर देता है। इसकी वजह से उसकी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी, बल्कि उसके बॉडी के ऊपर जो वॉन्ट्स थे वो भी हील हो गए। उसे उसकी जो बॉडी है वो ऐसे फील हो रही है जैसे कि उसके पास एंडलेस स्ट्रेंथ हो। तो उसे अब ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर वो अपनी करंट पावर को टेस्ट कर सके। फिर वो वहां से छतों के ऊपर से कूदते हुए कहीं जा रहा है। वो अपने मन में कहता है उसे स्कूल के ड्रिल ग्राउंड में जाना होगा, जहाँ पर कॉम्बैट पावर टेस्ट मशीन है। फिर वो स्टार सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल के आउटडोर ग्राउंड में पहुंच गया, जहाँ पर वही टियर 1 कॉम्बैट पावर टेस्टर है। वहां पर वो अपने 70% पावर का एक पंच रेडी करता है, और काफी डिटर्मिनेंट लुक के साथ उस मशीन के ऊपर मार देता है। वो पंच मारने के बाद उस टेस्टर से काफी धुआं निकलने लगा, जिससे कि उसके भी पसीने छूट गए। वो कहता है अबे यार इस टेस्टर की क्वालिटी काफी खराब थी, और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। तभी वहां से चिल्लाते हुए कोई कहता है आखिर इतनी रात में वहां पर कौन है? सोहंग कहता है अब क्या करूं, इधर भागूं कि उधर भागूं? देन जब वो आदमी वहां पर आता है तो उस मशीन की हालत देख के वो सदमे में चला गया। वो कहता है आखिर वो कमीना कौन था जो यहाँ पर आके इस मशीन को तोड़ के चला गया? इस स्कूल में एक ही ऐसा बंदा है जो ये काम कर सकता है, वो दो छोटे से कमीने चिनशैन और लीटू। वो गुस्से में कहता है तुम सिर्फ स्कूल स्टार्ट होने का वेट करो, मैं तुम्हें प्रॉपरली एजुकेट करूंगा। अब सीन स्कूल के जिम्नाशियम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुहांग उसके दोस्त से पूछता है कि आखिर चिनशैन को क्यों मार रहा है। उसका दोस्त कहता है मैंने सुना है कि जो चिनशैन था उसने रात में उस मशीन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसे प्रिंसिपल पनिश कर रहा है। सोहंग कहता है क्या सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया? फिर जो प्रिंसिपल था वो सभी को शांत करता है और उनसे कहता है आज मैं तुम सभी को मेरे पुराने कॉमरेड से मिलवाने वाला हूँ। यह है टियर 3 के मार्शल आर्टिस्ट चेन कियान, और आज ये सभी को सी रैंक की मार्शल आर्ट थंडर रश फिस्ट सिखाने वाले हैं, तो सभी लोग अच्छे से सीखना। वहां पर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं टियर 3 के मार्शल आर्टिस्ट को देख रहा हूँ, और अगर वो डोजो के अलावा कहीं और सी रैंक की मार्शल आर्ट को सीखने जाएंगे तो उन्हें बहुत सारे पैसे लगेंगे। सुहोंग अपने मन में कहता है थंडर रश फिस्ट, क्या ये वही फिस्ट नहीं है जो वो व्हाइट फॉक्स यूज कर रहा था? उसका इम्पैक्ट सच में काफी पावरफुल है। वो भी अपने मन में कहता है अगर वो ऐसी मार्शल आर्ट को बाहर कहीं सीखने जाए तो उससे कई सारे पैसे लेंगे, तो उसे यह अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। फिर चेन टियन सभी को शांत करता है और उनसे कहता है
कि वो ये टेक्निक सिर्फ एक ही बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। बाकी के सब कुछ उनके ऊपर है कि वो इसे सीख पाएंगे या फिर नहीं। वो अपना स्टांस लेके एक फिस्ट मारते हैं और कहते हैं थंडर रश फिस्ट में उन्हें मोमेंटम भी डालनी पड़ेगी, और एक बेसिक लेवल पे जो पंच है वो थंडर की साउंड इमिटेट करेगा, जबकि वो प्रोइफिशिएंट लेवल पे हैं तो वो सिर्फ 3 साउंड को ही इमिटेट कर पाएंगे, और माइक्रो लेवल पे 5 साउंड्स, जबकि वो इस वक्त 7 साउंड्स निकाल सकते हैं। यही उनकी करंट रेलम है, और जब वो परफेक्ट रेलम पे पहुंच जाएंगे तब वो 9 साउंड्स को निकाल पाएंगे। हाउएवर अभी तुम सभी हाई का एम मत करो, सिर्फ बेसिक सीखने पे ध्यान दो। फिर वो सेकंड डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं और सभी को उनके पीछे फॉलो करने के लिए कहते हैं। अब कुछ घंटे बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर थक के बैठ चुके होते हैं, कुछ ने तो कुछ भी नहीं सीखा होता और कुछ तो पूरे एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। वो लोग एक दूसरे के बारे में पूछ रहे होते हैं कि उन्होंने कितना सीखा। अब जो हमारा सुहांग का फ्रेंड था वो कहता है ये जो सी रैंक की मार्शल आर्ट है वो सच में काफी हार्ड है, तो आखिर सुहांग तुमने कितना सीखा। लेकिन जब वो सुहांग की तरफ देखता है तब वो वहां से गायब हो गया होता है। वो कहता है आखिर ये कहाँ पर चला गया। तब वहां पर जो चेंशान नाम का बंदा था वो कहता है मैं सक्सेसफुली बेसिक्स पे रीच कर गया। सोहंग का फ्रेंड कहता है इसमें कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं है कि सब लोग चेंशन को जीनियस कहते हैं, आखिर उसका दिमाग कैसे बना है। वहां पर प्रिंसिपल चेंशन को दिखाते हुए कह रहे होते हैं ये हमारे स्कूल का नंबर 1 जीनियस है जिसका नाम चेंशांग है, क्या आप इसे गाइड करने में इंटरेस्टेड हैं। बट चेन तियान कहता है क्या तुम इसे जीनियस में कंसिडर कर रहे हो, बाकी के सिटीज में ये तो पासिंग लेवल है। देन ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, वो दोनों ही बाहर टहलने के लिए आए होते हैं। तब चेन टियान कहता है ओल्ड ली तुम्हारी बैच इतनी भी अच्छी नहीं है, मेरा यहाँ पर आके कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ली कहते हैं अरे एक तो बेसिक पे रीच कर गया ना, ये भी आपके लिए इनफ नहीं है, और आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर टॉप टियर का जीनियस होगा। चैन टियन कहता है मार्शल आर्ट का जो कल्टीवेशन है वो एक्सट्रीमली क्रूअल है, जिसकी वजह से यहाँ पर टैलेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ली कहते हैं हाँ आपने सही कहा, सिर्फ हार्ड वर्क के ऊपर रिलाई करना वो भी बिना किसी अपॉर्चुनिटी के साथ ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। पर तभी चेन टियान और ली किसी चीज से काफी शॉक हो गए। ये हमारा सुहांग होता है, जिसे देखते हुए चेन टियान कहता है 7 साउंड थंडर फिस्ट तुम्हारे स्कूल में तो एक्चुअली एक एक्सपर्ट है। जिस पर ली कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। पर तब ली शॉक होते हुए कहता है जरा उसके कपड़ों के ऊपर देखो, वो स्टूडेंट है। पर तब तक जो हमारा सुहांग था 9 साउंड फिस्ट भी कर देता है। चेन टियान कहता है सिर्फ आधा ही दिन हुआ है और वो मास्टर पे रीच कर गया। ली कहता है 9 साउंड्स, ओए ओल्ड चेन क्या मैंने सही सुना। पर चेन टियान उसका कुछ भी जवाब नहीं देते। तब ली कहता है ओए चेन टियान क्या हो गया। लेकिन चेन टियान कुछ रियलाइज करते हुए कहता है मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। वो भी अपने फिस्ट में थंडर को लाते हैं और एक थंडर रश फिस्ट करते हैं। ली शॉक होते हुए कहता है 8 साउंड, ओए ओल्ड चेन तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। चेन टियान कहता है उस फिस्ट ने मुझे इंस्पिरेशन दी जिसकी वजह से मैं आज ब्रेक थ्रू कर पाता, वरना मैं जिंदगी भर इसमें ही फंसा रहता। फिर वो भागते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, ये इन सारी चीजों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है, हमें उस स्टूडेंट के पास जल्दी से जल्दी जाना होगा। वो दोनों वहां पर जाके कहते हैं आखिर वो स्टूडेंट कहाँ पर है। लेकिन वहां से हमारा सुहांग गायब हो चुका होता है। उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं थी कि उसे कोई सुन रहा होगा। यहाँ पर चलते हुए सुहांग कहता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सी रैंक मार्शल स्किल को कल्टीवेट करने से जो उसके वज्रा फिस्ट है वो डी रैंक पे पहुंच जाएगी। वो सिस्टम में देखते हुए कहता है मेरी थंडरश फिस्ट तो पहले से ही परफेक्ट रेलम पे पहुंच गई है, अब मुझे मार्शल वैल्यूज कमाने का एक जरिया ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं जल्द से जल्द मार्शल आर्टिस्ट में ब्रेक थ्रू कर पाऊं, ना कि पिछली बार की तरह लाइफ एंड डेथ की बैटल। पर मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि नॉर्मल स्पार से भी क्या हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर चलते चलते वो उसके वर्किंग प्लेस पे पहुंच जाता है जिसका नाम रैगिंग थंडर डोजो है। देन अंदर के सभी लोग स्पेयर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। देन वहां पर एक लड़का सुहांग से पूछता है कि सुहांग आखिर तुम आज क्यों आए। जिस पर सुहांग कहता है अरे कुछ नहीं बस प्रैक्टिस करने। तभी वहां पर एक बंदा किसी को पीट रहा होता है। वो कहता है आखिर तुमने मेरे टीचर की टीचिंग को बैड कहने की हिम्मत कैसे की, अगर तुम कुछ सीख नहीं पा रहे तो एक्सक्यूज क्यों बना रहे हो। सॉन्ग उस बंदे से यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बंदा धीरे से कहता है अरे हाँ तुम यहाँ पर लेट पहुंचे हो ना तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इसका जो टीचर है वो यहाँ का नया इंस्ट्रक्टर है जो कि काफी स्ट्रांग है, पर वो हम जैसे कॉमनर्स को नीच नजरों से देखता है और काफी हार्शली सिखाता है। और उसका ये डिसाइपल जिसका नाम है लियान, ये भी काफी स्ट्रांग है। वो लियान नाम का बंदा उसे मारते हुए कहता है तुम्हारी ऐसी स्किल्स के साथ तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो। पर तभी सुहंग उसका हाथ रोक लेता है और उससे कहता है दोस्त चलो इसे यहीं पर रोक देते हैं। लियान कहता है आखिर तू कौन है, अगर तेरे में गट्स है तो अरेना में मेरे से 1v1 कर। सुहंग कहता है ठीक है चल। पर तभी वहां पर वो इंस्ट्रक्टर आ जाता है और उन सभी से शांत बैठने के लिए कहता है क्योंकि अब वो क्लास को शुरू करने वाला है। लियान वहां से जाते हुए कहता है तो सच में काफी लकी है। सोहंग अपने मन में कहता है ये बंदा सच में काफी एरोगेंट है। वो इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है आज का लास्ट दिन है,
आज मैं तुम सभी को रैगिंग सी स्पेयर टेक्निक सिखाऊंगा और रूल पुराना वाला ही है कि मैं एक ही बार दिखाऊंगा। देन वो उस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और अपने मन ही मन कहता है मैं इसे सिर्फ एक ही बार डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और मुझे ये बिलीव नहीं है कि तुम लोग इसे सीख भी पाओगे। उस टेक्निक को सोहंग भी काफी अच्छे से देख रहा होता है। देन वो इस टेक्निक के बारे में सब कुछ रियलाइज कर लेता है। फिर वो इंस्ट्रक्टर वहां से जाते हुए कहता है अब ये तुम सभी के ऊपर डिपेंड है कि तुम सीख पाओगे या फिर नहीं। उनके जाने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट चिल्ला रहे होते हैं एक ही बार डिमॉन्स्ट्रेट करना ये उनके साथ एक स्कैम है। दूसरा वाला एक बंदा कहता है अबे मैं तो पीछे था, मैं तो क्लियरली देख भी नहीं पाया। पर यहाँ पर हमारे सुहोंग को सब कुछ समझ में आ चुका होता है। वो उस टेक्निक के बारे में सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके अपने मन में ही याद कर लेता है, देन उस टेक्निक को प्रैक्टिकली भी करता है। वहां पर सभी लोग कह रहे होते हैं अबे यार सुहोंग ने तो इसे सीख भी लिया, आखिर किस तरीके का ये मार्शल आर्ट प्रोडिजी है। उनकी ऐसी सारी आवाजें सुनकर वहां पर लियान नाम का बंदा आ जाता है और उनसे कहता है आखिर तुम सभी यहाँ पर आवाज क्यों कर रहे हो, क्या तुम में से किसी ने सीख लिया। तब वो सुहोंग को उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देख लेता है और अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि इस बंदे ने सच में इसे सीख लिया है, मुझे इसकी डेप्थ को टेस्ट करना होगा। अगर ये सच में जीनियस हुआ तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर वो सोहंग से कहता है ओए बच्चे, तुम्हारी स्पार टेक्निक को पॉइंटर्स दूंगा और स्टांस ले लेता है, जिस पर सोहंग भी ओके कहता है। वही पहले वाला बंदा सोहंग से कहता है सोहंग जरा संभल के, मैंने सुना है इसका कैरेक्टर काफी बुरा है, साथ ही साथ वो काफी स्ट्रांग भी है, इसलिए ज्यादा इम्पल्सिव मत होना। सोहंग कहता है अरे बिल्कुल भी चिंता मत करो। देन सोहंग भी स्टांस लेते हुए कहता है तो प्लीज मुझे इनलाइन करो। लियान उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है बच्चा तुम काफी एरोगेंट हो, अब तुम मुझे देखो। और कहता है राइजिंग से स्पेयर टेक्निक माइक्रो लेवल। सोहंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है राइजिंग से स्पेयर टेक्निक प्रोइफिशिएंट। जो देखकर लियान काफी चौंक गया। वो अपने मन में कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, राइजिंग से स्पेयर टेक्निक को प्रोइफिशिएंट लेवल पर रीच करना। फिर सोहंग की आंखें ग्लो हुई और अगले ही सीन में जो उसका स्पेयर था वो उसके हाथों से गिर गया और उसे हराने की वजह से सोहंग को 35 मार्शल पॉइंट्स मिले। ये देख के सोहंग अपने मन में कहता है स्पारिंग से भी हम मार्शल पॉइंट्स को कमा सकते हैं, तो मुझे स्पार के लिए बहुत सारे बंदों को ढूंढना पड़ेगा। बट वो जो लियान नाम का बंदा था वो वहां पर पड़े पड़े कहता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। रैगिंग से स्पेयर टेक्निक को इतनी जल्दी आखिर कोई कैसे सीख सकता है, आखिर मेरे इतने सालों के हार्डवर्क का क्या। ये कहते ही पीछे से वो उसके ऊपर अटैक करता है, बट उसका अटैक उसे लग पाता है इससे पहले ही वहां पर एक आवाज आती है रुक जाओ। वो उनका इंस्ट्रक्टर था। इंस्ट्रक्टर लियान के पास आके उसे एक थप्पड़ बजा देता है और उससे कहता है तुम एक डिफीट को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आखिर कैसे मार्शल आर्टिस्ट हो तुम। वो इंस्ट्रक्टर भी अपने मन में कहता है सिर्फ एक बार देखने से वो प्रोफिशिएंट लेवल पे पहुंच गया, यहाँ तक कि इंपीरियल कैपिटल में भी ऐसे जीनियसेस नहीं है। फिर वो उस लियान को झुकाते हुए कहते हैं लियान के पास टैलेंट तो है लेकिन वो काफी एरोगेंट है और उसका उस जीनियस से हार जाना ये उसके लिए काफी बेहतर है। ये वो अपने मन ही मन कह रहे होते हैं। फिर वो सोहंग से कहते हैं अरे यंग ब्रदर, मेरे डिसाइपल को माफ कर दो, उसके अंदर काफी एरोगेंस है। सोहंग अपने मन में कहता है ये बंदा, इसने काफी जल्दी अपनी टोन को बदल लिया। वैसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। सोहंग अपने घर जा रहा होता है। वो जाते जाते अपने मन में कहता है वो बंदा, आज चीजें थोड़ी इधर उधर हुई लेकिन ये वर्थ इट था। मैं सिर्फ थंडरक्लैप फिस्ट नहीं बल्कि रैगिंग सी स्पेयर टेक्निक भी सीख गया, साथ ही साथ मैंने मार्शल पॉइंट्स भी कमाए और उनकी जो एग्जाम है वो भी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। तो जो अमीर स्टूडेंट्स होंगे वो तो अपने लिए काफी हाई ग्रेड के अलाइव वेपन्स खरीदेंगे, यानी कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें भी एग्जाम के लिए अच्छे वेपन्स को रेडी रखना पड़ेगा। तो जो स्पेयर है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, एज वेल एज जो स्टिक है वो भी। मुझे एलॉय स्पेयर को खरीदना चाहिए, बट अभी जो उसके पास पैसे हैं उनके साथ वो आंटी के बिल्स पे पे नहीं कर पाएगा, तो वो वेपन क्या ही खरीद पाएगा, क्योंकि उस वेपन की प्राइस 69,800 होती है। वो पैसे कमाने के किसी और रास्ते के बारे में सोचता है। तो वो न्यूज में सुनता है कि उनकी सिटी में जो फिरोसिस बेस्ट है उनकी तादाद बढ़ चुकी है, तो सिटी लॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट को रिक्रूट कर रहे हैं और काफी जेनरस रिवॉर्ड दे रहे हैं। वो कहता है क्या, सिटी के आउटसाइड पे बेस्ड हंट। अब सीन शिफ्ट हो गया, मैं उसके घर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर आंटी अंकल को वही पट्टियां लगाते हुए कह रही थी जरा अपने आप को देखो, लिटिल होंग ने पिछली बार ही तो आपको पैसे दिए थे, तो आखिर आपको इतना हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत थी। बट अंकल कहते हैं जो हमारा लिटिल होंग है वो अभी भी काफी जवान है, तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं जब तक काम कर पाऊंगा तब तक मैं करूंगा। अभी डोर को ओपन करते हुए सोहंग वहां पर पहुंच गया। वो उनसे कहता है अंकल आंटी मैं आ गया, जिस पर वो दोनों कहते हैं ओह लिटिल होंग तुम आ गए। फिर आंटी से वो कहता है आंटी से मुझे दीजिए मैं करता हूँ। पर वो आंटी कहती है अरे मेरे बेटे मैंने कहा ना तुम जाके आराम करो। बट सुहंग उन पट्टियों को लगाते हुए अंकल से कहता है अंकल मैं अब पैसा कमा सकता हूँ,
आप बस घर में रह के आंटी का अच्छे से ख्याल रखिए। अंकल कहते हैं, अरे ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी ना करते हुए ऐसा ही नहीं बैठ सकता। और तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ डेली एक्सपेंसेस के लिए कमाऊंगा और ना ही अपने आप को ज्यादा पुश करूंगा। आंटी कहती है, लिटिल हॉन्ग, तुम्हारी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा पैसा लगेगा, इसलिए हम अभी से सेविंग कर रहे हैं। वो अपने मन में कहता है, अंकल और आंटी, आपको ऐसे जीने की आदत हो गई है, तो जब तक मैं लाइफ टाइम तक बैठ के खाऊं इतना पैसा नहीं कमाऊंगा, तब तक उन्हें सेफ फील नहीं होगा। और वो इस बीस्ट हंटिंग बाउंटी की अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। देन कुछ टाइम बाद वो अपने टेरेस पे चला जाता है और कहता है, जो वाइडनेस है वो काफी डेंजरस है, तो मैं जितना ज्यादा ताकतवर हो पाऊं उतना मुझे होना होगा। उसने सारे मार्शल आर्ट पॉइंट्स वाइटलिटी में ऐड कर लिए होते हैं। देन जो उसकी वाइटलिटी होती है वो 95.2 पे आ गई होती है। उसके अंदर से काफी सारा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो कहता है, मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मैं सिर्फ एक ही कदम पीछे हूँ। अब 2 दिनों बाद वो स्कूल के जिम्नाशियम में ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसने अपनी सारी की सारी जितनी भी स्किल्स थी उन्हें परफेक्शन के लेवल पे पहुंचा दिया होता है। वो कहता है, इसे करने में 2 दिन लगे, लेकिन उसने सारी की सारी मार्शल आर्ट स्किल्स को परफेक्शन स्टेज पे पहुंचा दिया। जबकि अब परफेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे बढ़ने का टाइम है। देन सैटरडे को वो स्टार सिटी के मार्शल आर्टिस्ट बेस में पहुंच गया। वो कहता है, फाइनली वो यहाँ पर पहुंच गया और उसे इस जगह में पहुंचने के लिए काफी टाइम लगा। उसने इस जगह को टीवी में लाखों बार देखा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि वो इसे विजिट कर रहा है। वैसे देखा जाए तो मार्शल आर्टिस्ट यूजुअली रेयर साइट्स पे देखे जाते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर जगह पे दिख जाएंगे। फिर वो वहाँ पर डिटेल्स पढ़ता है कि जो अनरैंक्ड फिरोशियस बीस्ट होगा उसे मारने पर 300 ब्लू स्टार कॉइन्स मिलेंगे। Tier 1 इनिशियल स्टेज वाले को मारने के बाद 1000, Tier 1 मिडिल स्टेज वाले को मारने के बाद 3000, Tier 1 हाई स्टेज वाले को मारने के बाद 5000। ऐसे ही आगे भी होते हैं, लेकिन वो हमें बताए नहीं। बट बीस्ट को मारने के बाद जो उसका लेफ्ट कान होगा वो उन्हें प्रूफ के लिए वहां पर लाना होगा, जिसे देखकर वो कहता है, वरना पेमेंट नहीं मिलेगी। ये सच में काफी प्रिमिटिव है। देन वो अगल बगल नोटिस करता है जहाँ पर एक बंदे ने काफी बड़ी बैग लाई होती है। वो उसे देखकर कहता है, इस बैग में जरूर से वही कान होंगे। फिर उसके पीछे से कोई एक पार्टी आ रही होती है। वो कह रहे होते हैं, ओए बाजू हटो, हमें जाने के लिए रास्ता बनाओ। क्या तुम सब देख नहीं पा रहे कि हमारे यंग मास्टर आ रहे हैं? सोहंग कहता है, उसका आउटफिट और उसका ऑरा क्या मुझे उस व्हाइट फॉक्स की याद नहीं दिला रहा है? फिर वहां पर जो दूसरे लोग होते हैं वो आपस में बातें करते हैं। अगर उसके अंकल बेस्ट डायरेक्टर नहीं होते तो मैं कब का उसे पेल देता। दूसरा वाला कहता है, मैंने सुना है कि उसके पिछवाड़े पे किसी ने लात मारी। कुछ दिनों पहले। वो वाला आदमी कहता है, क्या सच में? तभी मैं सोचू ये इतने दिनों से कहाँ था। सोहंग उनकी पार्टी की तरफ देखता है जहाँ पर वो व्हाइट फॉक्स होता है। शायद से वो उसे देखता है, जिस पर सोहंग भी उसे देखता है। देन सोहंग जाते हुए कहता है, यहाँ पर उसे खतरा सिर्फ बीस्ट से नहीं है, बल्कि इंसानों से भी है। उसे अब से एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। देन वहाँ का जो गार्ड होता है वो उससे कहता है, तुम काफी यंग हो, क्या तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है और तुम इस जंगल में अकेले जा रहे हो? जिस पर सोहंग कहता है कि हाँ, और वहां से अंदर चला जाता है। जिस पर वो गार्ड कहता है, एक और एरोगेंट फियरलेस ब्रैट। देन कुछ समय बाद वो उस जंगल में कदम रख देता है और कहता है, वो रिटर्न तो फुल हाउल के साथ ही होगा। ऐसा ही देखते देखते 2 घंटे बीत गए, लेकिन उसे एक भी बीस्ट नहीं मिला होता। वो थकने के बाद कहता है, मैंने यहाँ पर एक भी सिंगल बीस्ट नहीं देखा, क्या सारे के सारे बीस्ट मर गए? इसलिए वो वहां से भागते हुए कहता है, अब उसे डीपर जाके ही चेक करना पड़ेगा। देन अंदर जाने के बाद उसे कुछ महसूस होता है और उसके सामने एक बीस्ट आ गया। उसे देखकर वो कहता है, इसका लुक Tier 1 इनिशियल स्टेज बीस्ट की तरह ही लगता है जो कि टेक्स्ट बुक में था। ये जरूर से नेदर मून वुल्फ होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इसे लाइव देख रहा हूँ। वो वुल्फ उसके ऊपर दहाड़ता है और अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन सोहंग उसके अटैक को डॉज कर देता है और अपने थंडर क्लैप फिस्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दूर उड़ता हुआ चला जाता है और उसका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। वो अपने मन ही मन कहता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है और जितना उसने सोचा था ये उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। अब जबकि वो ए रैंक के अर्ली स्टेज के फिरोशियस बीस्ट को एक ही अटैक में मार सकता है, तो वो कंफ्यूज है कि वो मिड स्टेज के फिरोशियस बीस्ट को कितने अटैक्स में मार पाएगा। तब उसके पीछे से 2 बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें भी दिख रही होती है। देन वो बीस्ट अपने आप को रिवील भी कर देता है। ये रैंक 1 का मिड स्टेज फिरोशियस बीस्ट है, रैगिंग ब्लैक बियर, जिसने कि उसके ऊपर अटैक भी कर दिया है। लेकिन अगले ही सीन में सोंग ने उसको फोड़ दिया था। उस बीस्ट को निपटाने के बाद वो कहता है, मुझे रैंक 2 के फिरोशियस बीस्ट को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, वरना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही डेंजर का काम बन जाएगा। वो उसका कान निकालते हुए कहता है, 3000 बक्स मेरे बैग में है। अभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे मार्शल आर्टिस्ट में ब्रेक थ्रू करने के लिए जितने मार्शल पॉइंट्स की जरूरत थी उतने हो चुके हैं। अब वो सिस्टम उसे जल्द से जल्द अपग्रेड करने के लिए कहता है। सोहोंग अपने मन में कहता है, तो फाइनली मैं मार्शल आर्टिस्ट में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। बट तभी उसे एक इमेंस ऑरा महसूस होता है। वो उस तरफ मुड़ के देखता है और अपने मन ही मन कहता है,
आखिर ये किस फेरोशियस बीस्ट का इंटेंस हो रहा था। देन उसी तरफ भागते हुए कहता है, चलो इसे भी देख लिया जाए। और फिर एक रॉक के ऊपर आ जाता है। लेकिन उस बीस्ट को देखने के बाद उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये रैंक 1 का लेट स्टेज फेरोशियस बीस्ट है, ब्लैक जेड जाइंट पाइथन, जिससे कि कुछ लोग लड़ रहे हैं। और वो बीस्ट उनके ऊपर अटैक करके उन्हें पीछे ढकेल देता है। एक बंदा सोहंग के ठीक सामने गिरता है। सोहंग भी काफी चौंक गया क्योंकि उस बीस्ट ने उसे नोटिस कर लिया था और उसके ऊपर अटैक भी कर दिया। वो उसके पूंछ से सोहंग के ऊपर अटैक करता है, जिसे सोहंग ब्लॉक करता है और अपने मन ही मन कहता है, ये कितना फास्ट है। और जैसे तैसे करके सोहंग उससे बच जाता है, लेकिन वो काफी घायल था। देन वो अपने सामने वाले बंदे से कहता है, वाइप, मुझे जरा तुम्हारा स्पेयर दे दो। फिर वो स्पेयर लेके वो सीधा उसके आमने सामने खड़ा होता है। वो पाइथन अपने मुंह से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे कि सोहंग डॉज कर देता है। एक रैंक 1 के लेट स्टेज फेरोशियस बीस्ट को मारने के लिए तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट की टीम की जरूरत होगी, जो कि सेम लेवल पे होने चाहिए। लेकिन उसने अपने मार्शल आर्ट्स परफेक्शन तक कल्टीवेट किए हैं, जिससे कि बड़े ही इजीली उसने मिड स्टेज के बीस्ट को भी मार दिया था। फिर कुछ कदम पीछे आके उसने पेड़ का सहारा लिया और वहां से सीधा उसके ऊपर छलांग लगा दी। और अपने मन ही मन कहता है, अब मेरे पास ब्लैक जेट जाइंट पाइथन से लड़ने की एबिलिटी है। वो वाइड स्टेप का यूज करते हुए उसके करीब जाता है और उसके ऊपर अपने रैगिंग सी स्पेयर टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसका स्पेयर उस पाइथन से आर पार निकल जाता है। उस पाइथन की चीखें निकल आती है। वो उसके ऊपर छलांगे लगाते हुए दूसरी तरफ आ जाता है और दोबारा से वही टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी होता है और उस स्पेयर को बड़े ही प्रिसाइसली उसकी तरफ फेंकता है। जो स्पेयर दोबारा से उसके आर पार निकल जाता है। अब वो जो पाइथन था ना, वो काफी जख्मी हो गया, जिसकी वजह से वो यहाँ वहां झटपटाने लगा। जबकि उस पाइथन का साइज इतना मैसिव है, तो उसके लिए ये सारे के सारे अटैक्स बस फैटल ब्लोज हैं, जो कि उसे मारने के लिए काफी नहीं है। उसे जल्द से जल्द इसे डाउन करना होगा और एक चांस देख के किलिंग स्ट्राइक को मारना होगा। उसे एक ओपनिंग दिख भी जाती है, जहां पर वो अपने थंडर क्लैप फिस्ट से अटैक करता है। देन वहां से पीछे हटते हुए कहता है, उसके ऊपर अटैक लैंड करने के बाद उसे इमीडिएटली डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। अब उसे दोबारा से ओपनिंग को ढूंढ के वहां पर अटैक करना होगा और तुरंत ही डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। पर ये करते करते वो भी काफी थक गया है। वो अपने मन ही मन कहता है, इस तरह से फाइट करना ये काफी एग्जॉस्टिंग है, लेकिन एटलीस्ट ये थोड़ा सेफ है। उस पाइथन को देखते हुए वो कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लिमिट पे पहुंच गया है। अब बस कुछ और राउंड्स, फिर ये खत्म हो जाएगा। देन वो अपने स्पेयर को रेडी करते हुए कहता है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। बट तभी उसे पीछे से किलिंग इंटेंट महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर कहता है, आखिर ये क्या था। तभी एक आदमी उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे कि सोहंग ने बड़ी ही मुश्किल से ब्लॉक कर लिया। उसके इम्पैक्ट की वजह से वो नीचे घिसटता हुआ चला गया। इतनी सारी फाइट्स को लड़ने के बाद वो अब थक चुका है। वो उठते हुए उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं। बट उसके सामने वही व्हाइट फॉक्स की टीम है। वो व्हाइट फॉक्स उसके करीब आते हुए कहता है, हम फिर से मिल गए। कैसा रहे कि तुम ये ब्लैक जेट जाइंट पाइथन मुझे दे दो। फिर उससे कहता है, जब मैंने तुम्हें सिटी को अकेले छोड़ते हुए देखा था, तब मुझे लगा था कि तुम तुरंत ही मर जाओगे। पर जरा देखो तो तुम यहाँ पर हो। और मुझे लगा नहीं था तुम्हारा लक इतना अच्छा होगा। तुम सिर्फ जिंदा ही नहीं बचे, बल्कि तुमने एक जख्मी वेस्ट को भी ढूंढ लिया, जो कि बस अभी मरने वाला है। सोंगा अपने मन में कहता है, क्या वो ये क्लेम कर रहा है कि मैंने उस पाइथन को ढूंढा है? यानी कि वो अभी अभी आया है। लेकिन वो पांचों के पांचों मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिनके पास नंबर्स का एडवांटेज है, इसलिए मैं हेड ऑन उनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। पर वही बड़ा सा आदमी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ओए बच्चे, क्या तुमने सुना नहीं यंग मास्टर ने क्या कहा? लेकिन सोहंग को काफी गुस्सा आ गया था। वो उनसे कहता है, तुम मुझे पीछे इसलिए ढकेल पाए क्योंकि स्नेक ने मेरे ऊपर अटैक किया था। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता? ये कहने के बाद ही वो भी अपना पंच उसके ऊपर मार देता है। इस पंच के पावर को देख के वो बंदा कहता है, आखिर कैसे टेरिफाइंग पावर है ये। बट सोहोंग यहीं पर नहीं रुकता। वो उसके फेस के ऊपर अपना एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसका जो मास्क था वो भी टूट जाता है और वो बंदा वहीं पर गिर जाता है। व्हाइट फॉक्स ने उसके उस फिस्ट को नोटिस कर लिया। वो उससे कहता है, एक्सलेंट वज्रा फिस्ट, तुम जरूर से वही मिनी ऑर्डर होगे। सोहोंग भी अपने मन में कहता है, व्हाइट फॉक्स। व्हाइट फॉक्स उससे कहता है, तुम वो पहला इंसान हो जिसकी वजह से मुझे इतने सारे लोगों के बीच ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। फिर वो अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन सोहंग अपना स्पेयर उठा के वहां से भाग जाता है। व्हाइट फॉक्स कहता है, उसे पकड़ो। वो भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है और कहता है, आखिर वो कहाँ पर है? तब कोई कहता है, यहाँ पर जो वुड्स है वो काफी डेंस हैं, तो इजीली उनके ऊपर एम्बुश हो सकता है, इसलिए उन्हें केयरफुल रहना होगा। तब एक आदमी कहता है, अरे हम तो इतने सारे हैं, तो क्या एक अकेले इंसान से हम डरे? लेकिन तभी सोहंग उसके पीछे आ जाता है। वो बंदा भी उसे नोटिस कर लेता है, पर एट द एंड सोहंग के हत्थों से रोंद दिया जाता है। उसे खत्म करने के बाद सोहंग वहां से गायब हो गया। व्हाइट फॉक्स अपने मन ही मन कहता है, आखिर ये बंदा कितना फास्ट है। उसका एक बंदा उससे कहता है, यंग मास्टर, ये थंडर क्लैप फिस्ट का नाइन को थंडर फिस्ट था।
यहाँ तक कि रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट भी थंडरक्लैप फिस्ट को इतनी परफेक्शन से कल्टिवेट नहीं कर पाते। व्हाइट फॉक्स डरते हुए उन्हें चुप कराता है और अपने मन ही मन कहता है, परफेक्शन वज्रा फिस्ट, परफेक्शन थंडरक्लैप फिस्ट, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर सुहांग एक पेड़ पर बैठा हुआ कहता है, अगर मैं उस जाइंट पाइथन से नहीं लड़ता तो मैं इन कीड़ों को हेड ऑन अपने पैरों से रौंद देता। लेकिन अब वो सिर्फ उन्हें वन बाय वन मारने की अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढ सकता है। वो अपने स्पेयर को जमीन पे फेंक देता है ताकि उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो, जो कि होता भी है। वो तुरंत ही एक बंदे के ऊपर झपट पड़ता है और उसका सिर वहीं पर फोड़ देता है, जिसके आवाज से वो दोनों भी काफी डर गए। वो जो व्हाइट फॉक्स के साथ आखिरी बंदा बचा हुआ है वो उससे कहता है, यंग मास्टर ये बच्चा काफी स्ट्रांग है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। जिस पर व्हाइट फॉक्स कहता है, क्या भागना? क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? मैं उसे आज ही मार दूंगा। और तभी सुहांग उस आखिरी बंदे के पास भी आ जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। व्हाइट फॉक्स अपने मन ही मन कहता है, अरे यार, सिर्फ कुछ ही दिन हो गए हैं और वो बच्चा अब इतना ताकतवर हो गया है। इस वक्त पे व्हाइट फॉक्स काफी ज्यादा डर गया है। सोंग उसके पीछे आ जाता है। व्हाइट फॉक्स वहां से पीछे हटते हुए कहता है, अबे यार। सोहंग पीछे से अटैक करते हुए कहता है, फाइनली अब ये तुम्हारी बारी है। लेकिन व्हाइट फॉक्स ने भी उसे नोटिस कर लिया। उसके हाथ चमकने लगे। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? व्हाइट फॉक्स उसके ऊपर वॉइड शैटरिंग फिंगर से अटैक करता है। वो अटैक किसी लेजर बीम की तरह है, जैसे कि सोहंग ने डॉज कर दिया। लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से पीछे का जो पेड़ था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो उस लेजर बीम वाले अटैक को हर एक दिशा में मारने लगता है, जिसे सोहंग बड़ी ही प्रिसाइसली डॉज करता है। फिर वो अपने मन ही मन कहता है, ये पावर, ये मार्शल स्किल लेवल बिल्कुल भी लो नहीं है। क्या ये क्लास बी का है? व्हाइट फॉक्स उससे कहता है, तू कमीने, मैंने तेरा चेहरा याद कर लिया है। अगर तू मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा तो जब मैं बाहर जाऊंगा तो तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये बात सोहम को ट्रिगर करने के लिए काफी ज्यादा थी। वो उससे कहता है, क्या मेरी फैमिली को मारेगा? और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। यहाँ पर व्हाइट फॉक्स उससे कहता है, मेरे जो अंकल है वो मार्शल आर्टिस्ट बेस पे सुपरवाइजर हैं और मेरे पापा। बट आगे कुछ बोलने से पहले ही सोंग उसके पीछे आ गया और उसके ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करते हुए कहता है, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला था। देन वो उसके ऊपर पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पीछे चला जाता है और उड़ता उड़ता वो क्लिप से नीचे गिर जाता है। सोंग उसके सामने आ गया और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुझे मेरी फैमिली को थ्रेटन करने की जरूरत नहीं थी। व्हाइट फॉक्स अभी भी होश में था। वो जख्मी हालत में उससे पूछता है, आखिर तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? ये इम्पॉसिबल है, अभी तो तुम क्लियरली मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो। देन वो चिल्ला के कहता है, आखिर एग्जैक्टली तुम हो कौन? लेकिन तभी उसके पीछे से वो पाइथन आ चुका था, जिसे कि वो भी देख लेता है और वहां पर उस पाइथन की पूंछ पड़ जाती है। अब वो पाइथन सोहंग के ऊपर चीख रहा था, जहां पर सोहंग भी अपना स्पेयर रख के रेडी था। वो कहता है, मैंने फाइटिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया और इसके वजह से इस जाइंट पाइथन ने अपने स्टेमिना को रिकवर कर लिया। और बस ये वीडियो इतनी ही थी, क्योंकि इसके चैप्टर इतने ही आए थे। तो जैसे ही इसके न्यू चैप्टर्स आएंगे मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक और हाई पाइप कर दो यार, ताकि वीडियो पे रीच आ सके और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। बाद में अब से हफ्ते में एक दो वीडियो आया ही करेंगी। सो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।